नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, उसका एग्ज़ाम कब होगा। अभी पिछली वैकेंसी जो 32,000 आई थी उसका एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कम स्कोर आया है या फिर जिन्होंने 22,000 वाली वैकेंसी में पहली बार अप्लाई किया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट था, जो पुराने कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस चल रहा है। तो फिर भी सभी कैंडिडेट के मन में चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, इनकी तैयारी करने के लिए इनको कितना समय अभी और मिल सकता है और कितना टारगेट रखना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट के जितना भी समय बचा हुआ है इसमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, करंट अफेयर को कब से लेकर कब तक की तैयार करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब होगा। अभी मार्च का महीना चल रहा है, 17 मार्च आज हो गई है और लगभग कुछ दिनों में मार्च पूरा निकल जाएगा। और अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम कराएंगे ये लोग, और एग्ज़ाम की डेट अभी इन्होंने दी नहीं है। तो एग्ज़ाम की डेट देने के बाद लगभग 15 दिन बाद से एग्ज़ाम कराते हैं ये लोग, और उसके लिए भी समय लगेगा, कम से कम 10 दिन का तो समय मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो ये मान के चलो कि अप्रैल तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में निकल सकता है अगर अप्रैल में कराएंगे तो। और इसके बाद आएगा मई, तो ये समझ लो कि आपको अप्रैल और पूरा मई भी मिलने वाला है। और इसके बाद जून के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जून में भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, या फिर अगस्त तक भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जुलाई से आगे एग्ज़ाम नहीं जाएगा, क्योंकि इनके पास और एग्ज़ाम कराने के लिए बीच में कोई और वैकेंसी है भी नहीं। तो ये मान के चलो कि आपका जून और जुलाई में एग्ज़ाम शुरू बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर तरीके से अभी 2.5 महीने का लगभग समय बचा हुआ है। तो इस 2.5 महीने में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट होगा। बस पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी उसमें वो थोड़े बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ना करने की वजह से कम स्कोर कर पाए थे। तो इस वजह से अभी वो दोबारा से इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नई मतलब कि पहली बार इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका जो सिलेबस है वो जीरो से उन्होंने शुरू किया होगा, तो अभी लगभग उनका आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया होगा। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के कैंडिडेट हैं, तो किसको क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और जिनका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, दोनों के लिए सेम चीज़ करना है। अभी से लेके आपको डेली कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट की टाइमिंग अच्छे से देखना है कि टाइमिंग भी आपकी आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो बार-बार उस मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। तो आप जब डेली एक मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको सारी गलतियों का पता चलेगा कि जो आपकी गलती हैं वो कहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कहाँ पे आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आपको समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपको मॉक टेस्ट से चीज़ें पता चलेंगी, और उन्हीं गलतियों को आपको सुधारने में अपना जो समय है वो देना है। बाकी जो सिलेबस चल रहा है वो क्लासेस तो लेनी है, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उनको सिलेबस भी साथ ही साथ कंप्लीट करना है। और अभी 2.5 महीने का समय है, तो आराम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सिर्फ मॉक टेस्ट देना और डेली 2 मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना। लेकिन अभी के लिए आपको डेली 1 मॉक टेस्ट कम से कम देना ही देना है। पिछली बार की वैकेंसी के बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि मैंने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लगाए थे और मैं एग्ज़ाम देने चला गया था, तो मेरा स्कोर जो है 70 के आसपास हुआ है। एक्चुअल में पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो उसको 70 में भी ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए फाइनल कट ऑफ में नहीं आ पाऊँगा। तो इस तरह की आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आप भी अच्छे से मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस करके जाएँ। सिर्फ 10 मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलने वाला है, आपको कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट देने होंगे। जितनी भी गलतियाँ उन मॉक टेस्ट में होंगी उन गलतियों पे काम करना होगा। थोड़ी मेहनत तो करनी होती है, सिर्फ कहने के लिए रहता है कि सिर्फ 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कितनी पढ़ाई कर लोगे वो आप पे ही डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई के लिए समय दोगे, उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। अगली चीज़, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं सिर्फ मैथ के, रीजनिंग के और जनरल साइंस के,
तो इनकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, उनके कंसेप्ट रिपीट होते हैं। सेम संख्या सेम सवाल तो रिपीट होने के चांस कम रहते हैं, लेकिन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे अगले एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जितने ज़्यादा PYQ आप सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है। बाकी अभी 2.5 महीने का समय है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, तो जो 101 शिफ्ट में पिछली बार का एग्जाम हुआ है वो 101 शिफ्ट की 101 शिफ्ट भी वो सॉल्व कर सकता है सेक्शन वाइज। इस बार के जो सवाल हैं वो आए थे, तो आपको ऐसा नहीं है कि सवाल ढूंढना है, मैथ का अलग मिल जाएगा, रीजनिंग का अलग मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपकी जनरल साइंस है उसका अलग मिल जाएगा। तो ये आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तीनों सब्जेक्ट की, मैथ की, रीजनिंग की और जनरल साइंस की। अब बात आती है करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर आपको कब से लेके कब तक की पढ़नी है। तो पिछला जो जुलाई निकल चुका है, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी और फरवरी निकल गया है। तो टोटल मिला के अभी 8 महीने की जो आपके पास करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी वो आपको पढ़नी है। या तो 3-3 महीने की मैगजीन ले लेनी है 3, या फिर 6 मंथ की मैगजीन ले लेनी है। तो इस तरह से आपको जुलाई के बाद से लेकर दिसंबर तक की मैगजीन मिल जाएगी, तो वो ले लेनी है एक, और जो 2 महीने की अलग अलग 1-1 महीने की मैगजीन आएगी वो ले लेनी है, या फिर आपको SPD की बुक आएगी लास्ट 6 मंथ की तो वो ले लेनी है। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, क्योंकि पिछली बार जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आए थे, तो इस बार की जो करंट अफेयर है अच्छे से आपको तैयार करके जानी है। बाकी फिर भी समय है तो पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ लेना है और स्टैटिक GK को अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी जो इकोनॉमी है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है, इससे कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछली बार तो एक भी नहीं आए थे, लेकिन इस बार आपको तैयारी करके तो जानी ही है, क्योंकि आने के चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। वो एक अलग चीज़ है कि पिछली बार नहीं पूछे थे। तो इस तरह से आपकी तैयारी चलनी चाहिए और आपका जो टारगेट है 80 मार्क्स का टारगेट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम का लेवल आएगा उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स अचीव करने होंगे, मार्क्स लाने होंगे, तब जाके आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। बाकी देखो एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सिर्फ करंट अफेयर मान लें, बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस के सवाल सॉल्व करने लायक थे तो 75 स्कोर आराम से कैंडिडेट कर सकते थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे। अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है, तो ये ना माने कि सभी के लिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, टारगेट आपको 80 का लेके चलना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो ये अगर आप रणनीति बनाते हो तो आप जो आने वाले 2.5 महीने का समय आपको एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बाकी अगर कोई और दिक्कत आपको आ रही है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, टाइमिंग नहीं आ रही है, किस वजह से नहीं आ रही है, सब अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, इसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।